जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों 3 ही दिन में फिर एक बार नेपाल में होने वाली है तख्ता पलट। क्या नहीं चलने वाली सुशीला कार्की की भी सरकार? दोस्तों बताएंगे 3 दिन में ही सुशीला कार्की के खिलाफ उतरे फिर से जैन जीज। जी हाँ दोस्तों, कह दिया जैसे कुर्सी पर बैठाया है वैसे कुर्सी से उतार भी सकते हैं। बताएंगे सबसे बड़ी खबर, नेपाल में फिर मचा बवाल। अब क्या चाहती है नेपाल की जैन जीज प्रदर्शनकारी? दोस्तों क्या होने वाला है नेपाल में? क्या बर्बाद हो जाएगा पूरे तरीके से ये देश? दोस्तों बहुत बड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। हल्ला बोल हो चुका है नेपाल में। तो वहीं अब कौन सा नया गेम खेल गया दोस्तों? अमेरिका की यूक्रेन कहने लगा कि हम भी मेड इन इंडिया डीजल पर लगाएंगे प्रतिबंध। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे ऐसा नया गेम कौन सा खेला है ट्रंप ने। तो वहीं दूसरी तरफ नाटो और ईयू को भड़का रहा है मिस्टर ट्रंप। अब नाटो और ईयू को दबाने की कर रहा है कोशिश। प्रतिबंधों के जरिए रशिया से बढ़ाना चाहते हैं इनकी दूरियां। बताएंगे कैसे दोस्तों, क्या नया शिगुफा छेड़ दिया है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने। तो वहीं चीन के तिब्बत में दुनिया के सबसे ऊंचे बांध बनाने को लेकर भारत की तरफ से जवाबी कदम उठाया जा रहा है। दोस्तों भारत ने भी ऊंचा बांध बनाने का बहुत बड़ा फैसला ले लिया है, जिसने रातों रात जिनपिंग की भौहें चमका दी है। दोस्तों उधर बताएंगे पाकिस्तानी सेना पर फिर आज बीएलए ने किया बहुत बड़ा हमला, मेजर समेत कई जवानों की मौत। वहीं इजराइल को झटका देने के लिए यूएई ने उठा लिया बहुत बड़ा कदम। दोस्तों दे दिया इजराइल को तगड़ा झटका। दुबई एयर शो में एंट्री पर लगा दिया प्रतिबंध। क्या है दुबई एयर शो और इसमें इजराइल को प्रतिबंध करने से क्या होने वाला है इजराइल को घाटा? आज एक से एक बेहतरीन खबर हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों हमेशा की तरह बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत के स्वतंत्र नीति का और भारत की बढ़ती साख का दिल खोलकर समर्थन करते हैं तो सामने लाइक का बटन है दोस्तों, बटन दबा दीजिएगा। और जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। और आप सभी लोग कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां दोस्तों सुशीला कार्की के शपथ के 3 दिन बाद ही नेपाल की सियासत फिर से पलट गई है राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के पास। कार्की के नाम की पैरवी करने वाले जनरेशन जेड यानी कि जैन जीज के लोग अब उनके ही विरोध में उतर आए हैं। सोमवार को प्रधानमंत्री के सरकारी आवास के बाहर जनरेशन जेड ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व हम नेपाली एनजीओ के सुडान गुरंग कर रहे थे, यानी एनजीओ का नाम है हम नेपाली। इस प्रदर्शन में वे लोग भी शामिल थे जिनके बच्चों की मौत पुलिस की गोली से हुई थी। नेपाली अखबार रतोपति के मुताबिक सुडान गुरंग के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने सुशीला कार्की मुर्दाबाद के नारे लगाए। इन प्रदर्शनकारियों का कहना था कि कार्की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही आंदोलन की मूल बातों को भूल गई। कार्की पर मनमाने तरीके से फैसला लेने का आरोप है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कार्की अपना जो अंतरिम कैबिनेट बना रही है उसमें जनरेशन जेड की राय नहीं ली जा रही है। सोमवार को कार्की ने 3 लोगों को अंतरिम सरकार में मंत्री नियुक्त किया। नेपाल राष्ट्रपति कार्यालय के मुताबिक कुलमान घिसिंग को ऊर्जा और भौतिक विभाग, ओम प्रकाश आर्यल को गृह और कानून विभाग और रामेश्वर खनाल को वित्त विभाग का आंतरिक मंत्री नियुक्त किया गया। यानी कि दोस्तों पड़ोसी देश नेपाल में प्रदर्शन और आंदोलन के दौर में जो भी कुछ हुआ वो सब ने देखा। जब प्रदर्शन खत्म हुए तो यहाँ पर इन्हीं प्रदर्शनकारियों की चुनी हुई नेता के तौर पर सुशीला कार्की का नाम चुना गया। दोस्तों रविवार को उन्होंने जैसे प्रधानमंत्री का पद संभाला, शाम तक जैनजीज प्रदर्शनकारी उनसे भी नाराज हो गए। जैनजीज प्रदर्शन के अगुवा रहे सुदन गुरुंग ने तो ये तक कह दिया कि कुर्सी पर बिठाकर तुम्हें उतार भी सकते हैं, जैसे बैठाया है वैसे उतार भी सकते हैं। दोस्तों उनका कहना है कि कार्की की सरकार में शामिल हुए मंत्रियों में युवाओं की कमी है, युवा तो एक भी मंत्री बना ही नहीं है। दोस्तों जो सुदन गुरुंग 2 दिन पहले तक सुशीला कार्की के पैर छू रहे थे, अब उन्होंने ही उनके खिलाफ कड़े शब्दों में बगावत छेड़ दिया। दोस्तों कह दिया जिसे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया उसे उतार भी सकते हैं। गुरुंग इस आंदोलन में जान गंवाने वाले प्रदर्शनकारियों के परिवारों के साथ पीएम से मिलना चाहते थे। जब ऐसा नहीं हुआ तो वे और ज्यादा नाराज हो गए। यानी कि दोस्तों प्रदर्शनकारियों जैनजीज को यह पता चल चुका है कि हम प्रदर्शन करेंगे तो कभी किसी भी क्षण नेपाल की सरकार को गिरा सकते हैं। और इसी चीज को लेकर धमकी देते नजर आ रहे हैं कि जैसे हमने तुमको बैठाया है वैसे तुम्हें उतार भी सकते हैं। दोस्तों इन चीजों से ऐसा लगता है कि नेपाल का जो फ्यूचर है वो बर्बाद होने वाला है, क्योंकि नेपाल में या किसी भी देश में जब शासन ही मजबूत नहीं होगा तो देश तरक्की की राह पर चल ही नहीं सकता। फिर चाहे देश में क्राइम बढ़े, फिर चाहे देश में बेरोजगारी बढ़े, इसकी
कोई जिम्मेदारी नहीं लेने वाला। आप ही सोचिए, जो क्राइम करने वाला होगा, किसी को जान से मारने वाला होगा, उसको पता है कि जब सरकार ही हिली हुई है, कोई प्रशासन है ही नहीं, तो ऐसे में कोई भी किसी को मार देता होगा। जिसकी अथॉरिटी लेने वाला ना तो वहां पर सेना बची है, ना पुलिस ठीक से कार्य कर पाएगी, तो देश का बर्बाद होना तो निश्चित ही है। और यही सबसे बड़ी वजह है दोस्तों कि नेपाल में जो अच्छे लोग हैं, जो जिम्मेदार नागरिक है, वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि काश हमारा देश भी गुलाम होता। नेपाल के बिगड़े हालातों पर उनका दर्द छलकते हुए दोस्तों बड़ी बात कहते नजर आ रहे हैं। भारत के पड़ोसी मुल्क इस नेपाल में हुए जेंजी विरोध प्रदर्शन ने देश पर काफी बुरा असर डाला है दोस्तों। भारत नेपाल सीमा के रुपए डीहा बॉर्डर पर बड़ी संख्या में लौट रहे नेपाली नागरिकों ने मौजूदा स्थिति को लेकर प्रतिक्रिया दी। इस दौरान पाल्पा के रहने वाले खेम बहादुर ने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि नेपाल की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि लोग अब ये सोचने लगे हैं कि अगर अंग्रेजों ने नेपाल को भी भारत के साथ मिलाकर गुलाम बना लिया होता तो शायद देश आज कहीं आगे होता। उनके मुताबिक कम से कम ट्रेनें, सड़कें और रोजगार की सुविधाएं तो होती। उनका कहना है कि नेपाल में रोजगार ना के बराबर है, रोजगार के साधन नहीं है, आम लोग अपने हाल पर बैठे हुए हैं। उनका मानना है कि अगर नेपाल का नेतृत्व ईमानदार और दूरदर्शी होता तो हालात इतने खराब नहीं होते। दोस्तों, हर एक नेपाली भारत से क्यों तुलना करता है, आपको बता दें। नेपाल के कई नागरिक भारत से तुलना करते हैं। इसका कारण यह है कि अंग्रेजों के शासन काल में भारत में रेल, सड़क और प्रशासनिक ढांचा तैयार कर लिया गया था। आज वही आधार भारत को आर्थिक और तकनीकी विकास की दिशा में आगे लेकर जा रहा है। नेपाल में ऐसा कोई ढांचा नहीं बन पाया और राजनीतिक अस्थिरता ने स्थिति को और ज्यादा खराब कर दिया। ऐसे में नेपाल की जनता वाकई में टेंशन में है दोस्तों। आपने देखा होगा कि नेपाल की मोस्टली लोग दूसरे देशों में जाकर के कार्य करते हैं, क्योंकि उनके देश में रोजगार का कोई साधन है ही नहीं। और बाहरी कंपनियां नेपाल जैसे देशों में, जहां पर सिक्योरिटी बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा कंसर्न है, इस वजह से अपने प्लांट, अपनी फैक्ट्रीज भी नहीं लगाते। दोस्तों, नेपाल का भविष्य को लेकर आपकी क्या राय है? दोस्तों, आप लोग 3-4 सवाल का जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। पहला तो यह कि जेंजीज का जो प्रदर्शन है, क्या वो ठीक है? क्योंकि प्रदर्शन एक लेवल पर सही लगता है, लेकिन अगर आपको पता है कि प्रदर्शन करने से बार बार आप जितनी बार चाहोगे सरकार गिरा सकते हो, तो वो प्रदर्शन भी फायदा उठाने जैसा लगता है। अगर सुशीला कार्की की नई ही सरकार बनी है तो कम से कम उनको मौका दिया जाना चाहिए, उनको अपने ढंग से चीजों को हैंडल किया जाना चाहिए। ये नहीं कि 3 दिन भी नहीं हुए और आपने सरकार पर सवाल उठा दिया और धमकी दे दी कि जैसे तुमको बैठाया है वैसे उतार भी सकते हैं। दूसरा ये दोस्तों कि नेपालियों का जो विजन है, जो उनका कंसर्न है, समस्या है, उनका कहना है, वो हर तरीके से सही है या गलत बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां अब यूक्रेन भी दोस्तों ट्रम्प टैरिफ के बीच मेड इन इंडिया डीजल पर लगाएगा प्रतिबंध। बता दें, इस समय पूरी दुनिया में रूसी तेल और ट्रम्प टैरिफ की चर्चा जोरों शोरों पर है। अमेरिका से लेकर नाटो देशों तक रूसी तेल के बहाने भारत को लेकर बात हो रही है। भारत के डीजल पर निर्भर यूक्रेन भी टैरिफ की बात कर रहा है। इस बीच दोस्तों खबर ये आ रही है कि यूक्रेन 1 अक्टूबर से भारत से निर्मित डीजल ईंधन के आयात पर प्रतिबंध लगाएगा। इसका कारण रूसी तेल बताया जा रहा है, क्योंकि भारत अपने कच्चे तेल का बड़ा हिस्सा रशिया से खरीदता है। यूक्रेनी ऊर्जा परामर्श फर्म एनकॉर ने सोमवार को यह बहुत बड़ी जानकारी दी। उसने बताया कि रशिया ड्रोन और मिसाइलों से यूक्रेनी तेल रिफाइनरियों और ईंधन भंडारण सुविधाओं पर हमले कर रहा है। एनकॉर के मुताबिक यूक्रेनी सुरक्षा एजेंसियों ने आदेश दिया है कि आयातित भारतीय डीजल की सभी खेपों का प्रयोगशाला विश्लेषण किया जाए ताकि रूसी कंपोनेंट की जांच हो सके। एनकॉर के मुताबिक यूक्रेन ने अगस्त में 1,19,000 टन भारतीय डीजल ईंधन आयात किया, जो कुल डीजल आयात का 18% है। 2022 में रशिया के साथ पूर्ण युद्ध शुरू होने से पहले यूक्रेन घरेलू उत्पादन की कमी को पूरा करने के लिए मुख्य रूप से बेलारूस और रशिया से डीजल आयात करता था। 2022 के बाद उसने मुख्य रूप से पश्चिमी यूरोपीय देशों से आयात शुरू किया। तो उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो और यूरोपीय देशों से रशिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आह्वान किया। जानकारी के मुताबिक ट्रंप ने मॉस्को से तेल खरीदना जारी रखने के लिए यूरोप की आलोचना भी की। पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि वे काम नहीं कर रहे हैं, नाटो को एकजुट होना होगा, यूरोप को एकजुट होना होगा। यूरोप मेरा मित्र है, लेकिन यूरोप रशिया से तेल खरीद रहा है, मैं नहीं चाहता कि वे तेल खरीदें। ट्रंप ने कहा कि यूरोप रशिया पर जो प्रतिबंध लगा रहे हैं वे पर्याप्त कड़े नहीं हैं। मैं रूस पर और प्रतिबंध लगाने को तैयार हूं, लेकिन यूरोप को मेरे कहने के अनुरूप अपने प्रतिबंधों को और कड़ा करना होगा। ट्रंप ने आगे कहा कि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब तक नाटो आगे नहीं बढ़ता तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन उन्हें रशिया पर प्रतिबंध लगाना होगा।
ट्रंप ने यूरोप को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अभी आप बातें तो कर रहे हैं लेकिन प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं। उन्होंने रशिया अमेरिका से तरलीकृत प्राकृतिक गैस का आयात जारी रखने के लिए यूरोपीय देशों की भी आलोचना की। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि ये समझौता नहीं है, समझौता ये है कि उन्हें प्राकृतिक गैस या सिगरेट की परवाह नहीं है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें रशिया से तरलीकृत प्राकृतिक गैस खरीदना ही नहीं चाहिए। इधर ट्रंप ने दोस्तों अब जेलेंस्की को भी यानी यूक्रेन को भी पट्टी पढ़ा दी कि तुम भी जो भारत से डीजल खरीदते हो उस पर भी प्रतिबंध लगाओ। जिसके बाद वाकई में दोस्तों अब ट्रंप के टैरिफ के बीच यूक्रेन भी मेड इन इंडिया डीजल पर प्रतिबंध लगाने वाला है। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप की ये टैरिफ नीति अमेरिका को सबसे बुरी स्थिति में लाकर खड़ा कर देगा? वैसे भी अमेरिका पर इतना ज्यादा कर्जा है दोस्तों कि वो बड़े बड़े देशों के जीडीपी से भी ज्यादा है। ऐसे में अमेरिका को उबर पाना नामुमकिन नजर आ रहा है, लेकिन टैरिफ लगाकर और बर्बादी कर रहा है मिस्टर ट्रंप। इस पर आपकी राय क्या है दोस्तों, बताना मत भूलिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां इधर रशिया के साथ मिलकर भारत ने भी दे दिया दोहरा झटका। दोस्तों टैरिफ के चक्कर में रह गए ट्रंप। भारत और रूस ने अच्छे तरीके से दिया तगड़ा जवाब। ट्रंप का बिलबिलाना माना जा रहा है तय। दोस्तों दरअसल चीन में शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बोले तो एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात के बाद दोनों देशों के रिश्ते और परवान चढ़ते नजर आने लगे। जब भारत ने रशिया से सस्ता तेल खरीदने में अमेरिकी दबाव को मानने से इनकार कर दिया और रूसी विदेश मंत्री सरगई लावरोव ने इसकी सराहना की, तभी संकेत मिलने लगे कि दोनों देशों की दोस्ती अब नई मिसाल पेश करेगी। अब रूसी एंटी एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 और 5 हैवी पीडी के फाइटर जेट SU यानी सुखोई 57 को लेकर जो खबरें मिल रही है वो सुनकर तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के पांव के नीचे से जमीन खिसक सकती है, खासकर तब जब उन्होंने हाल में भारत को लेकर चिकनी चुपड़ी बातें करने की भी कोशिश शुरू कर दी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत रशिया से और ज्यादा संख्या में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की बात कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये भारत के लिए बहुत ही काम का साबित हो चुका है और इसकी सराहना भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह भी इसे गेम चेंजर बताकर कर चुके हैं। वो ये भी बता चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सशस्त्र सेना ने 5 पाकिस्तानी जेट और एक एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट को भी मार गिराया, जो भारत के द्वारा सबसे बड़ा सरफेस टू एयर हमला है। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें चीन के तिब्बत में बांध बनाने पर भारत का करारा जवाब। अरुणाचल में बनेगा सबसे ऊंचा डैम। जी हाँ, बता दे क्या है भारत का यहाँ पर रणनीतिक फैसला। हाल में ही चीन की तरफ से तिब्बत में यारलुंग तसांगपो नदी पर यानी ब्रह्मपुत्र नदी पर एक विशाल बांध का निर्माण कार्य शुरू करने की खबर आई थी। माना जा रहा था कि चीन ये कदम भारत पर रणनीतिक बढ़त के लिए उठाया है। अब भारत ने भी चीन को जवाब देने का फैसला किया है। भारत ने अरुणाचल प्रदेश में अपने सबसे ऊंचा डैम बनाने की दिशा में अहम कदम बढ़ा दिया है। भारत ने अरुणाचल प्रदेश में दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना पर काम शुरू कर दिया है। न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी कंपनी NHPC लिमिटेड ने अब मुख्य बांध के निर्माण के लिए 17,069 करोड़ रुपए की एक बड़ी बोली लगाई है। यह मुख्य बांध चीन के डैम से अचानक पानी छोड़े जाने पर एक बफर के रूप में काम करेगा। इसके साथ ही भारत में बाढ़ की आशंका को रोकेगा। यह कदम इसी जुलाई में आई उन रिपोर्टों के बीच आई है जिनमें कहा गया था कि चीन ने तिब्बती क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाना शुरू कर दिया है। भारत ने तब चीन के समक्ष इन विशाल बांधों के प्रभाव को लेकर चिंता व्यक्त की थी। साथ ही बीजिंग से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया था कि भारत के हितों को कोई नुकसान ना पहुंचे। ऐसे में भारत द्वारा उठाए गए इस कदम की अगर आप भी सराहना करते हैं तो भारत ने सही डिसीजन लिया, कमेंट में जरूर कहिएगा दोस्तों। लेकिन वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अभी तक लाइक नहीं किया है तो। इतना ही नहीं, आपको अगली बड़ी खबर बता दे। पाकिस्तानी सेना पर BLA ने किया बहुत बड़ा हमला, मेजर समेत कई जवानों की हुई मौत। जी हाँ, पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में बलूच लिबरेशन आर्मी बोले तो BLA के हमले में मेजर सहित पाकिस्तानी सेना के 4 सैनिक मारे गए हैं। BLA ने अपने ऑपरेशन में मेजर काकर को निशाना बनाकर IED ब्लास्ट कर उनकी हत्या कर दी। इस हमले की जिम्मेदारी BLA ने ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बलूचिस्तान प्रांत में पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाकर शक्तिशाली IED बम ब्लास्ट किया गया। इस हमले में 5 सैनिक मारे गए। ये हमला बलूचिस्तान के मांडलो जिले के शांत इलाके में एक सैन्य काफिले में शामिल एक वाहन को निशाना बनाकर किया गया। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि जिस वाहन में सैनिक यात्रा कर रहे थे उसके पास आतंकवादियों द्वारा लगाए गए IED के फटने से 5 सैनिक मौके पर ही मारे गए, जिसमें मेजर समेत कई जवान मौजूद थे। जी हाँ, इस पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों। इसे ही कहते हैं कर्मा। जिस आतंकवादियों को आतंकिस्तान ने पाला, आज वही आतंकवादी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की जनता
जनता के लिए, पाकिस्तान की आर्मी के लिए नासूर बन गए हैं। दोस्तों इस पर आपकी राय तो जरूर बनती है, कमेंट जरूर कीजिएगा और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिएगा जरूर, ताकि हर किसी को ये खबर पता चल सके। जहां पर भी आपका ग्रुप हो दोस्तों, व्हाट्सएप हो चाहे फेसबुक चाहे एक्स अकाउंट हो, जरूर शेयर करिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलते अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।